स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप सभी के लिए अर्थशास्त्र का वायरल मॉडल पेपर लेकर के आए हैं जो 2025 के बोर्ड एग्जाम में छप चुका है और इसी बेसिस पर आपका 2026 का भी बोर्ड एग्जाम होने वाला है। इसलिए इसी में से आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न क्या है 2026 के बोर्ड एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसमें आपका पेपर कोड 329 JF है और इसमें आपका अनुक्रमांक ऊपर दिया रहेगा और आपका नाम। ठीक है, ये तो आपका क्राइटेरिया हो जाता है। फिर आपका समय इसमें 3 घंटे 15 मिनट मिल जाते हैं। फिर आपका इसमें पूर्णांक जो है पूर्णांक आपका 100 हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपका पूर्णांक 100 हो जाता है। स्टूडेंट्स आप इस पेपर को ज़रूर सॉल्व करिएगा क्योंकि इससे मुझे कन्फर्म है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट यह पेपर होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर आपका नोट है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। ठीक है, जो प्रारंभ के 15 मिनट होते हैं वह परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। फिर आपका यहाँ पर निर्देश दिया हुआ है। निर्देश क्या है, आपका निर्देश क्या है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। उसके बाद दूसरा है कि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पी प्रश्न है जिनका केवल सही उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में क्या है लिखना है। फिर प्रश्न संख्या 11 से 18 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका प्रत्येक का उत्तर लगभग 50 शब्दों में। प्रश्न संख्या 19 से 24 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका प्रत्येक का उत्तर लगभग 150 शब्दों में तथा प्रश्न संख्या 25 से 27 तक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है जिनका प्रत्येक का उत्तर लगभग 300 शब्दों में दीजिए। ठीक है, फिर इसी तरीके से आपका तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरा आपका निर्देश है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सामने दिए गए हैं। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सामने दिए गए हैं। स्टूडेंट्स ये तो कुछ आपके इंस्ट्रक्शंस हो गए। अब हम सीधा चलते हैं अपने बहुविकल्पी प्रश्न पर। बहुविकल्पी प्रश्न में आपका पहला प्रश्न क्या है, आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सत्य है जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है तब। ठीक है, प्रत्येक का उत्तर देने पर आपको 2 अंक मिलेंगे। आपका इसमें ऑप्शन क्या है कि कुल उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है या कुल उपयोगिता घटती है या कुल उपयोगिता शून्य हो जाती है या कुल उपयोगिता बढ़ती है परंतु धीमी गति से। ठीक है, तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, कुल उपयोगिता घटती है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर इसी तरीके से आपका दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सत्य है और कुल परिवर्तनशील लागत बराबर होती है, क्या होती है। ठीक है, ऑप्शन है औसत परिवर्तनशील लागत गुणे मात्रा, औसत परिवर्तनशील लागत गुणे बट्टे मात्रा या सीमांत परिवर्तनशील लागत गुणे मात्रा या सीमांत परिवर्तनशील लागत बटे मात्रा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा औसत परिवर्तनशील लागत गुणे मात्रा, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरीके से आपका तीसरा प्रश्न है कि एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में उत्पादन और उपभोग संबंधी निर्णय लिए जाते हैं। ठीक है, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में उत्पादन और उपभोग संबंधी क्या निर्णय लिए जाते हैं। आपका ऑप्शन है मात्र केंद्रीय सरकार द्वारा, मात्र राज्य सरकारों द्वारा या केंद्र एवं राज्य सरकारों दोनों द्वारा या सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों दोनों द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है जहाँ पर दोनों क्षेत्रों का क्या है अस्तित्व पाया जाता है। तो यहाँ पर डी वाला आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों द्वारा। फिर इसी तरीके से आपका चौथा प्रश्न है कि यदि अन्य बातें स्थिर रहे तो मुद्रा पूर्ति में वृद्धि मूल्य स्तर में वृद्धि कर देगी। उपरोक्त कथन संबंधित है। उपरोक्त कथन किससे संबंधित है, यहाँ पर ऑप्शन है आपका आदर्शात्मक अर्थशास्त्र से, धनात्मक अर्थशास्त्र से, व्यष्टि अर्थशास्त्र से या उपरोक्त सभी से। तो यहाँ पर धनात्मक अर्थशास्त्र से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरीके से आपका पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सत्य है, निम्नलिखित में से कौन सत्य है पूर्ण प्रतियोगी बाजार में होती है, क्या होती है पूर्ण प्रतियोगी बाजार में। आपका ऑप्शन है कि औसत आगम AR इज इक्वल टू सीमांत आगम स्टर MR, फिर उसके बाद है औसत आगम AR फिर सीमांत आगम MR। ठीक है, फिर औसत आगम, ठीक है, सीमांत आगम, फिर इसके बाद औसत आगम बराबर कुल आगम। तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा औसत आगम बराबर सीमांत आगम। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर इसी तरीके से आपका छठवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सत्य है, निवल निवेश बराबर किसके होता है। यहाँ पर ऑप्शन आपका है सकल निवेश लागत माइनस लागत के, सकल निवेश माइनस मूल्य ह्रास के, सकल निवेश माइनस सीमांत निवेश के और सकल निवेश माइनस शुद्ध लाभ के। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, सकल निवेश माइनस मूल्य ह्रास के। ठीक है, फिर इसी तरीके से आपका सातवां प्रश्न क्या है, सातवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सत्य है, भारत की स्वतंत्रता के समय 1947 से एक भारतीय रुपया कितने के बराबर होता था। ठीक है, ऑप्शन है 4 चवन्नी, बी 2 अठन्नी, सी वाला है 64 पैसे या डी वाला है 100 पैसे।
आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 64 पैसे। ठीक है स्टूडेंट्स, 64 पैसे। तो उसके बाद आपका 8वां प्रश्न है, एक बंद अर्थव्यवस्था के लिए निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय का तादात्म्य प्रस्तुत करता है? एक बंद अर्थव्यवस्था के लिए, ठीक है, यहाँ पर पूछा है। ऑप्शन है y इज इक्वल टू सी प्लस आई माइन प्लस जी, और दूसरा है कि y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स, फिर सी वाला है कि y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस और ब्रैकेट में x माइनस एम, और डी वाला है y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए वाला, y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। इसी तरीके से आपका 9वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भुगतान संतुलन के पूंजी खाते का अव्यय नहीं है? तो इसमें से आपका ऑप्शन है कि विदेशी ऋण या विदेशी निवेश या विदेशी प्रेषण या विदेशी सहायता। तो इसमें से सी वाला आपका जो है यह राइट ऑप्शन हो जाएगा, विदेशी प्रेषण। इसी तरीके से आपका 10वां प्रश्न क्या है कि यदि किसी देश की राष्ट्रीय आय 100 करोड़ से बढ़ती है और राष्ट्रीय उपभोग 80 करोड़ से बढ़ता है तो बचत की सीमांत प्रवृत्ति क्या होगी? यहाँ पर ऑप्शन क्या है कि 0.2, 0.8, 2.0, 8.0। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 0.2। ठीक है, 0.2 यानी 20%। ठीक है, 0.20%। इसी तरीके से आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी यही बहुविकल्पीय प्रश्न था आपका खत्म हो चुका है। इस तरीके से हम सीधा चलते हैं अपने अति लघु उत्तरीय प्रश्न पर। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपका कहाँ है? यहाँ पर है। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसमें प्रत्येक का उत्तर देने पर आपको 3 अंक मिल जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आपका यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है कि उच्चतर तटस्थता वक्र उच्च स्तरीय संतुष्टि को प्रदर्शित करता है, व्याख्या कीजिए। जो उच्चतर तटस्थता वक्र है वह उच्च स्तरीय संतुष्टि को प्रदर्शित करता है, इसकी व्याख्या कर दीजिए। इसी तरीके से आपका 12वां प्रश्न है कि सामान्य वस्तु एवं निम्न स्तरीय वस्तु में भेद कीजिए। जो सामान्य वस्तु होती है और निम्न स्तरीय वस्तु होती है, इसमें क्या भेद है, इसमें क्या विभेद है, आपको ये बताना है। ठीक है, इसी तरीके से आपका 13वां प्रश्न है कि उत्पादन के विभिन्न साधन और उनको दिए जाने वाले पारितोषिक क्या है? जो उत्पादन के विभिन्न साधन है और उनको दिए जाने वाले पारितोषिक क्या है, इन सभी को आपको बताना है। फिर 14वां क्या है, उन तीनों कारकों का वर्णन कीजिए जो किसी फर्म के पूर्ति वक्र को प्रभावित करते हैं। उन 3 कारकों का वर्णन कीजिए जो किसी फर्म के पूर्ति वक्र को प्रभावित करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर इसी तरीके से आपका 15वां प्रश्न क्या है, बाजार मूल्य पर जीडीपी और जीवीए में क्या संबंध है? जो जीडीपी आपका होती है और जीवीए होता है, इसमें क्या संबंध है बाजार मूल्य में, आपको इसके संबंध के बारे में बताना है। फिर आपका 16वां प्रश्न है कि प्रभावी मांग बिंदु किसे कहते हैं? प्रभावी मांग क्या होती है? ठीक है, फिर इसी तरीके से आपका 17वां प्रश्न है कि सरकारी बजट के राजस्व व्यय और पूंजी व्यय में भेद कीजिए। जो सरकारी बजट के जो राजस्व व्यय होते हैं और पूंजी व्यय, इसमें क्या अंतर है, इस अंतर को आपको बताना है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर इसी तरीके से 18वां प्रश्न आपका क्या है कि विदेशी विनिमय की पूर्ति को प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्व क्या हैं? जो विदेशी विनिमय है उसको पूर्ति को प्रभावित जो करते हैं वो क्या विभिन्न तत्व उनके क्या है, आपको इसके बारे में बताना है। ठीक है, इसी तरीके से आपका लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुका है। लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न आपका क्या है, इसमें प्रत्येक का उत्तर देने पर आपको 5 अंक मिलते हैं। ठीक है, 5 अंक आपको मिलते हैं। आपका पहला प्रश्न क्या है कि तटस्थता वक्र में प्रतिस्थापन की ह्रासमान सीमांत दर के नियम के चित्र सहित व्याख्या कीजिए। ठीक है, तटस्थता वक्र में प्रतिस्थापन की ह्रासमान सीमांत दर के नियम की चित्र सहित आपको व्याख्या कर देनी है। ठीक है, फिर आपका 20वां प्रश्न क्या है कि औसत आगम, सीमांत आगम तथा कुल आगम की व्याख्या कीजिए। औसत आगम क्या है, सीमांत आगम क्या है, कुल आगम क्या है, इसकी आपको व्याख्या करनी है। इसमें आपको 6 अंक मिलते हैं, प्रत्येक का उत्तर देने पर 6 अंक स्टूडेंट्स मिलते हैं। ठीक है, लघु उत्तरीय का जितने भी प्रश्न होते हैं 6 अंक आपको मिल जाते हैं। इसी तरीके से आपका 21वां प्रश्न क्या है कि वस्तु विनिमय प्रणाली की 4 बुराइयों का वर्णन कीजिए। जो वस्तु विनिमय थी, वस्तु विनिमय मतलब अर्थात होता है कि वस्तु के बदले वस्तु आदान प्रदान। ठीक है, वस्तु का आदान प्रदान। तब उतने समय क्योंकि करेंसी चलती नहीं थी, जिस समय की ये बात कर रहा है, वस्तु विनिमय बहुत ही प्राचीन काल से क्या थी, प्रचलित थी, बहुत ही प्राचीन काल में। फिर आपका 22वां क्या है कि स्वायत्त विनियोग क्या है और अर्थव्यवस्था में इसकी क्या भूमिका है। जो स्वायत्त विनियोग है यह क्या है और अर्थव्यवस्था में इसकी क्या भूमिका है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, फिर इसी तरीके से आपका 23वां प्रश्न है कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आपको टिप्पणी लिखना है स्टूडेंट्स कि भारत में जीएसटी कब लागू हुई, इसका क्या अर्थ होता है। ठीक है, 2017 में जीएसटी लागू हुई।
आपको ये बता देना है, इसके प्रमुख कौन होते हैं आपको ये बताना है, वित्त मंत्री। इसी तरीके से आपको जीएसटी का फुल फॉर्म बता देना है। इसी में संक्षिप्त टिप्पणी आप कर देंगे तो आपको 6 अंक मिल जाएंगे। इसी तरीके से आपका 24वां प्रश्न है कि भुगतान संतुलन के चालू खाते के विभिन्न अवयवों का वर्णन कीजिए। जो भुगतान संतुलन होते हैं उसके चालू खाते के विभिन्न अवयव जो होते हैं, अवयव उनके क्या है, उनका वर्णन करना है आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर इसी तरीके से आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आ चुका है जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। यह प्रश्न आपको क्या है कि 10 अंक देता है। ठीक है स्टूडेंट, 10 अंक आपको देता है, तो सोच लो इसका कितना ज़्यादा योगदान है आपके मेरिट में। ठीक है, तो आपका 25वां प्रश्न क्या है, उपभोक्ता के संतुलन के विश्लेषण में प्रयुक्त समसीमांत उपयोगिता नियम की व्याख्या कीजिए। इसका क्या है, व्याख्या करना है। फिर अथवा करके एक और प्रश्न है, अथवा करके एक और प्रश्न क्या है कि मांग से आप क्या समझते हैं, मांग के निर्धारक तत्वों का वर्णन कीजिए। जो मांग होती है वो, उससे आप क्या समझते हैं, मांग के जो निर्धारित तत्व हैं उनका आप वर्णन कर दीजिए। स्टूडेंट ध्यान रहे कि आपका कोई भी प्रश्न छूटे लेकिन ये ना छूटे, क्योंकि इसमें आपको प्रत्येक का उत्तर देने पर आपको 10 अंक मिल जाते हैं। तो 10 अंक यानी 2% आपका बनाते हैं। ठीक है, तो इसको तो आपको नहीं छोड़ना है। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में आपको कुछ भी लिखना है, लेकिन लिखना है। ठीक है, छोड़ करके नहीं आना है। इसी तरीके से आपका 26वां प्रश्न क्या है कि पैमाने के प्रतिफल के नियमों की सचित्र व्याख्या कीजिए। पैमाने के प्रतिफल क्या होते हैं, उनके नियमों की सचित्र व्याख्या, यानी सचित्र यानी चित्र के साथ व्याख्या करनी है आपको। फिर अथवा करके एक और प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है कि भारत में राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाओं का वर्णन कीजिए। भारत में जो राष्ट्रीय आय है उनकी क्या क्या विभिन्न अवधारणाएं हैं, आपको इनके बारे में क्या है, इनके बारे में वर्णन करना है, इनका वर्णन करना है स्टूडेंट्स। फिर इसी तरीके से हमारा 27वां प्रश्न क्या है कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इस प्रकार के बाजार में मूल्य निर्धारण की व्याख्या कीजिए। जो पूर्ण प्रतियोगी बाजार आपका होता है, इनकी क्या विशेषताएं हैं, इनका वर्णन आपको करना है। फिर इस प्रकार के बाजार में मूल्य निर्धारण किस तरीके से होता है, इसकी भी आपको व्याख्या कर देनी है। इसी तरीके से अथवा करके एक और प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर स्क्रीन पर आपके, अथवा करके कि मांग और पूर्ति वक्र के ऊपर की ओर खिसकने का संतुलन कीमत और मात्रा पर प्रभाव की विवेचना कीजिए। जो मांग और पूर्ति वक्र होता है के ऊपर की ओर खिसकने को क्या कहते हैं, या ऊपर की ओर जब खिसकता है तो संतुलन कीमत और मात्रा पर क्या प्रभाव होता है, उसकी आपको विवेचना करनी है स्टूडेंट्स। फिर इसी तरीके से आपका 3 जो है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आते हैं, आपको तीनों करना है। 30 अंक आपको देकर के जाते हैं। इन प्रश्नों को आपको छोड़ना नहीं है स्टूडेंट्स, ध्यान रहे जो भी आता है आपको परीक्षा में लिख करके आना है। और इसी तरीके से हमारा यह वीडियो समाप्त होती है। और वीडियो यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हमारे चैनल पर डेली मॉडल पेपर्स जो है सॉल्व कराए जाते हैं। और इसी तरीके से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।